अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को डील करती है। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को स्टडी करेंगे, बिहेवियर ऑफ चार्जेस को स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसे चार्जेस को जो कि रेस्ट पे होंगे। अब आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। चार्ज का जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है वो ये है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन चार्ज बेसिकली है क्या? चार्ज बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से रिपल्शन और अट्रैक्शन जो होती है वो आपके पास शो हो रही होती है। इसी तरह अगर हम सिमिलर चार्जेस की बात करते हैं, लेट्स से मेरे पास जो है वो सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है एक, ठीक है, और इस तरफ भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है दूसरा, ठीक। मैं इसको Q1 का नाम दे देती हूँ और इसको Q2 का नाम दे देती हूँ। लेट से मैं कहती हूँ कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के आमने सामने लेके आती हूँ तो क्या कॉज होगा, क्या चीज़ होगी। सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में हमें पता है चार्ज की बारे में कि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। अगर मैं Q1 को Q2 के पास लेके आती हूँ तो Q1 इस तरफ मूव कर जाएगा और Q2 इस तरफ मूव कर जाएगा। और ये क्यों होगा? इस वजह से होगा क्योंकि दोनों Q1 और Q2 हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान में होती है फोर्स जो होती है वो कॉज करती है इनको पीछे दिकेलती है और आपके पास रिपल्शन कॉज होती है। बेसिकली कूलम जो था वो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। सबसे पहले उसने इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड आउट की और उसी मेजरमेंट्स की बुनियाद पर उसने अपने रिजल्ट्स को कंपाइल अप किया और हमें एक लॉ दिया जो कि इसी के नाम से जाना जाता है, दैट इज कूलम्स लॉ, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो आगे हमारे पास लेट्स से मैं कहती हूँ दो चार्जेस थे, मैंने ऊपर सेम चार्जेस लिए, नीचे मैंने ऑपोजिट चार्जेस ले लिए, -Q1 आ गया और पॉजिटिव Q1 आ गया। लेट्स से मैं कहती हूँ मैं इन दोनों को पास लाती हूँ तो Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, किसको? Q2 को। और Q2 को अगर मैं Q1 के पास लाती हूँ तो Q2 अब Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, और ये भी इन दोनों के दरमियान फोर्स की वजह से पॉसिबल होगा। और वो फोर्स कौन सी होगी? दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। आगे चलते हैं, अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है? कूलम्स लॉ हमें कहता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि हमने कहा कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है। लेट्स से अगर इस फोर्स की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने इस फोर्स की बात कर रही हूँ जो कि दोनों सिमिलर चार्जेस के दरमियान है, तो कौन सी फोर्स है? रिपल्शन की फोर्स। कहता है कि ये फोर्स जो होगी वो Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और यही फोर्स जो होगी वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम फर्दर डिटेल में चलें, हमें पता होना चाहिए कि इधर बात कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस की, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉइंट चार्ज के बारे में लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन two charges is much greater than the size of the charge, then charge will behave as a point charge. लेट्स से इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, लेट्स से मैं कहती हूँ एक चार्ज के अगर सपोज करें Q1 चार्ज है और इधर है Q2 चार्ज, दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज, ठीक है।
पॉइंट चार्ज तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों चार्जेस की बात कर लेते हैं। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? Q1 और Q2 के साइजेस से अगर ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये चार्ज किस तरह बिहेव करेंगे, ये चार्ज बिहेव करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की एक और भी अगर हम बात करें तो होता ये है कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और दूसरी बात, जब हमने कह दिया कि साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है उसका रेडियस बहुत बहुत छोटा होता है। आगे चलते हैं, बात करेंगे म्यूचुअल फोर्स की। जब हम म्यूचुअल फोर्स की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फोर्स क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमें कहता था फोर्स जो होगी, थर्ड लॉ हमें ये कहता था कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। लेट्स से ये प्लस Q है, Q1 है और ये भी प्लस Q2। इस पे फोर्स इस तरफ को लगेगी क्योंकि दोनों रिपल्सिव फोर्स होंगी तो हमारे पास Q1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। ठीक है, अब Q1 जो होगा वो Q2 पे एक फोर्स लगाएगा। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा या Q2 जो है वो Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज कि हमारे पास जो कूलम फोर्स होती है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। ठीक है, लेट्स से मैं कहती हूँ जो Q1 Q2 पे लगा रहा है वो फोर्स है F21। ठीक है, और जो Q2 Q1 पे लगा रहा है वो फोर्स है F12। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास इन फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर एरो हेड भी लगा देंगे क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास Q1 पे लगने वाली और Q2 पे लगने वाली यही है। ठीक है, इसी तरह इन्हीं के रिस्पेक्टिवली हम इनके वेक्टर्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, यूनिट वेक्टर्स को। R21 जो होगा वो F21 का यूनिट वेक्टर होगा और R12 जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा किस चीज़ का? F12 का। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास जो सिचुएशन थी वो ये आ गई। अब हम बात करते हैं, हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स किन दो चीज़ों के दरमियान जो कूलम ने फाइंड की थी और हमें बताई थी कि ये हमारे पास जो है वो फोर्स होगी दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान। हमारे पास Q1 और Q2 चार्ज है तो जब हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कूलम्स लॉ का तो हमारे पास जो सिचुएशन आई थी वो यही थी कि हमारे पास जो फोर्स होगी हमारे पास किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई फोर्स। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो हमारे पास दूसरी लाइन में लिखा हुआ था कि फोर्स जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये भी लिख लिया। लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब जब मैंने डिस्कस कर लिया कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ रही हैं तो मैं इनको कंबाइन भी कर सकती हूँ। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास क्या इफेक्ट आता है वो देख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट है ये उस पे डिपेंड करता है कि वो जब भी डायरेक्टली का साइन ख़त्म करेगा तो कौन सा कांस्टेंट लगाएगा और ये उसी की कैलकुलेशंस के लिहाज से होता है। सो कूलन ने जो डायरेक्टली का साइन ख़त्म करते हुए कांस्टेंट यूज़ किया दैट इज़ के। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली का साइन जब भी ख़त्म होगा के कांस्टेंट आ जाएगा और के क्या है इधर? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। ठीक है, और के की जो वैल्यू कूलम ने हमें बताई है क्योंकि हम खुद से वैल्यू चूज़ नहीं कर सकते, सो के की जो वैल्यू कूलम ने हमें बताई है वो है के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जब हमने ये k की वैल्यू की भी बात कर ली तो k की वैल्यू में अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। k की वैल्यू में हमारे पास आ रहा है 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, फ्री स्पेस। ठीक है, अब जब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं तो k की एक प्रॉपर वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आती है k की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ और इसका यूनिट आता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब अगर जब हमने बात की कि हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कूलम ने हमें बताई थी, तो कूलम फोर्स का जो जर्नलाइज फार्मूला हमारे पास आ जाता है फॉर फ्री स्पेस, वो क्या आता है वो देखते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब भी हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन आती है वो बात करेंगे। अभी तक जो हमने बात की, स्टार्ट हमने लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ऐसी ब्रांच है जो 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 कि हम डील करते हैं चार्जेस के साथ, और चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। कूलम्स लॉ को डिस्कस किया कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दोनों को कंबाइन किया, के की वैल्यू निकाली और जनरलाइज कूलम्स फोर्स की का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बात होगी वो क्या होगी वो बात कर लेते हैं। पर अभी हमने बात की कि कूलम फोर्स जो होती है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाता है या Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाता है, वो एक दूसरे के इक्वल तो होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। उस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो क्या होगी, उसको डील कर लेते हैं। ये तो हमने जो फोर्स निकाली है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में निकाली है। फ्री स्पेस में कूलम फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किया कि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F12 जो कि इक्वल है किस चीज़ के, F21 के विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऊपर हमने इनका जो है वेक्टर्स भी डिफाइन किए थे, यूनिट वेक्टर्स। तो R12 जो होगा वो F12 का यूनिट वेक्टर होगा माइनस R21 इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास जो इनका वेक्टर की फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी जा सकती है वो क्या हो सकती है। दो फोर्सेस लग रही थी, एक F12 लग रही है और दूसरी फोर्स लग रही है F21। ऊपर आ जाएगा एरो हेड, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो K लिखा जा सकता है, K भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जगह कम है, मैं K लिख रही हूँ, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। आगे वही आएगा, Q1 Q2 आ जाएगा ओवर R स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इधर क्या आएगा, F12 के लिहाज से जो यूनिट वेक्टर था वो था R12 और F21 के लिहाज से जो यूनिट वेक्टर था वो R21 था। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, सारी बात हमने स्टार्ट की, फोर्स से स्टार्ट की, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है और वो फोर्स जो है वो रिपल्शन की हो सकती है, अट्रैक्शन की हो सकती है। उस फोर्स को लिखा, उस फोर्स का वेक्टर फॉर्मूला लिखा, ये वेक्टर फॉर्म में उस फोर्स को लिखा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि अगर
ऊपर तो हमने बात की कि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स से मैं कहती हूँ मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के दरमियान मैं कोई मीडियम रख देती हूँ, तो इन दोनों के दरमियान अगर रिपल्सिव फोर्स भी हो, लेट्स से अगर दूसरे चार्जेस हैं और दोनों के दरमियान मेरे पास आ जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स, तो फोर्स पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम चार्जेस के दरमियान मीडियम रख देते हैं तो डेफिनेटली फोर्स वेरी करती है। फोर्स क्या हो जाती है? फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। फोर्स हमारे पास क्या होगी? फोर्स हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज करेगी? अब उसकी रीज़न भी देख लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पास फ्री स्पेस थी तो हमारे पास कोई मीडियम नहीं था, दोनों चार्जेस के दरमियान कोई कुछ नहीं था, फ्री स्पेस। लेकिन जब हमने मीडियम रख दिया तो फोर्स क्या कर जाएगी? फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। और कितना डिक्रीज करेगी? फोर्स डिक्रीज करेगी हमारे पास उस मीडियम के लिहाज से, ठीक है। फोर्स डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अब हम क्वेश्चन आता है कि फोर्स डिक्रीजेज आना चाहिए था, डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम हमारे पास क्या क्या हो सकता है? मीडियम हमारे पास वैक्यूम हो सकता है, मीडियम हमारे पास एयर हो सकता है, मीडियम हमारे पास अमोनिया हो सकता है। ये हमारे बुक पे पेज नंबर 3 पे एक टेबल लिखा हुआ है, बिल्कुल डिटेल 2.1 टेबल। इसमें सारे डिफरेंट मीडियम्स दिए हुए हैं और मीडियम की अपनी अपनी वैल्यू, लाइक वैक्यूम की वैल्यू जो आती है वो है 1, ठीक है। एयर की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 1.006। ऊपर हमने बात कर ली कि फोर्स जो होगी वो डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू द मीडियम, अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अब लेट्स से मैंने ऊपर बात की कि हमने दो चार्जेस के दरमियान मीडियम रख दिया है, तो मीडियम जी की जब भी हम बात करते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक प्रेफर करते हैं कि हम मीडियम की जगह डाइलेक्ट्रिक बोलें, इंसुलेटिंग मटेरियल को रखते हैं अगर हम Q1 और Q2 के दरमियान, तो डेफिनेटली फोर्स डिक्रीज होगी। लेकिन कितना डिक्रीज होगी? लेट्स से मैं कहती हूँ मैंने वैक्यूम रखा, तो वैक्यूम रखने पर फोर्स डिक्रीज होगी वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी के अकॉर्डिंग। रिलेटिव परमिटिविटी, पीछे हम बात कर रहे थे फ्री स्पेस की, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन इधर अब हम बात कर रहे हैं किसकी परमिटिविटी के अकॉर्डिंगली? मीडियम की परमिटिविटी। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और होगी, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और होगी। वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1.006 है, तो फोर्स जो होगी वो इसी रिलेटिव परमिटिविटी के अकॉर्डिंगली चेंज होगी, वेरी करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी को डिपेंड शो किया जाता है ER से। जैसे कि पीछे हमने बात की कि फ्री स्पेस को हम शो करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो इसी तरह हम रिलेटिव परमिटिविटी को शो करते हैं एप्सिलॉन R से, ठीक है। और अगर हम किसी भी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम रख देते हैं तब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा कूलम फोर्स का, फोर्स तो डिक्रीज होगी लेकिन क्या आएगा वो देख लेते हैं। वो आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास जो होगा ये फॉर्मूला होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले हमारे पास जो जर्नलाइज फॉर्मूला था वो ER के बगैर था, क्योंकि हमने कोई मीडियम नहीं रखा था चार्जेस के दरमियान। लेकिन अब हम मीडियम रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? हम देखना चाहते हैं कि फोर्स वेरी कर रही है या नहीं कर रही। हमने देखा कि फोर्स वेरी करती है उसी मीडियम की ER की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। ऐसा भी नहीं है कि हर मीडियम की ER की वैल्यू सेम है। जैसे मैंने आपको बता दिया, वैक्यूम की डिफरेंट है, एयर की डिफरेंट है, अमोनिया की डिफरेंट है, बेंजीन की डिफरेंट है, ग्लास की डिफरेंट है, तो सबकी डिफरेंट है। डिपेंड करेगा कि आप चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम रखें, फोर्स उसी मीडियम के अकॉर्डिंगली, उसी मीडियम की ER की वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज होगी, वेरी होगी।
होपफुली कि आपको समझ आया हो। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।